हेलो, कैसे हैं मेरे दोस्तों। तो ग्रामीण परिवेश की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उस पे जो आपकी प्रतिक्रिया आई उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए दोस्तों, और साथ ही साथ शेयर भी करिए, और जितने अधिक लोगों को आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि मेरी ताकत और मेरी उम्मीद सब आप ही हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये पूरी क्लास जो ग्रामीण परिवेश की चल रही है पूर्णतः निःशुल्क है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो इसलिए जितना अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सकते हैं जोड़ते रहिए। और दूसरी बात, मैं आपके लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि लक्ष्य आपका आपके सामने है। 19 जून का डेट निर्धारित हो चुका है लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। तो अपने जीवन का एक भी मिनट 19 जून तक व्यर्थ ना जाने दें। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि यही मेहनत आपकी सफलता का कार्ड बनेगी और आप लेखपाल बन जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, मैंने एक यहाँ पे पंपलेट भी लगवाया है, देख ही रहे हैं। निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि जैसे ही आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होगा वही निंदा करने वाले आपके बारे में एक बेहतर राय प्रस्तुत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब होते हैं अवसरवादी। वो सिर्फ तलाश करते हैं उस अवसर का कि कब आप सफल हों और कब वो तोहफे लेके आपके घर पे पहुँचें और कहें कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये व्यक्ति एक ना एक दिन बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचेगा। तो निंदा करने वालों से घबराइए मत, बस अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखिए और सफल बनिए, क्योंकि सफल नहीं बनेंगे तो अपने माँ बाप भी नहीं पूछेंगे। फिलहाल माता पिता का दर्जा उच्च रहा है, बच्चा नालायक रहे या लायक रहे, माता पिता ने हमेशा संरक्षण दिया है, लेकिन एक नालायक पुत्र या पुत्री कभी भी अपने पिता और माता को संरक्षण नहीं दे सकते। छोड़िए इन सब बातों को, बशर्ते याद रखिएगा कि निंदा करने वालों से आपको घबराना नहीं है, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और सफलता हासिल करनी है। हमने अपने पिछली वीडियोस में जो पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा ग्राम के बारे में। हमने समझा कि गाँव किसे कहते हैं, गाँव की विशेषताएँ क्या होती हैं, और इसके साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि गाँव में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिनका समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा ग्राम समाज के बारे में कि गांव के द्वारा निर्मित समाज किस प्रकार का होता है, कैसे कैसे लोग एक गांव के समाज का, एक ग्राम समाज का निर्माण करते हैं, और समाज को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। इन सभी को हमने ग्राम समाज के टॉपिक में क्लियर किया। और उसके बाद अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा ग्राम विकास के बारे में। ग्राम विकास के बारे में हमने देखा कि आखिर एक गांव का हम विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, और मैंने इसके लिए आपको बताया था कि जब कभी भी गांव का सामाजिक विकास किया जाए तो उसमें 3 चीज़ों को प्रमुख रूप से आपको ध्यान देना है: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जब भी बात ग्राम विकास की आएगी या ग्रामीण विकास की आएगी तो उसमें आपको एक तत्व अंतर्निहित रूप से मिलता है, जिसे आप कहते हैं लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण। ये तत्व इसमें अंतर्निहित है ग्रामीण विकास में, क्योंकि जब तक लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण नहीं किया जाएगा तब तक गांव का विकास संभव नहीं है। तो हमें करना ही क्या है? हमें गांव का विकास ही करना है। और मैं बार बार कहता हूं कि लेखपाल बनने का सिर्फ एक उद्देश्य मत रखिए कि आपको लेखपाल बन के अपनी नौकरी सुनिश्चित करनी है। आप लेखपाल बन के ग्रामीण विकास के जितने भी दायित्व होते हैं सबका निर्वहन करें और जीवन में एक अच्छा स्थान प्राप्त करें, खुद से नज़रें मिला सकें, कार्य ऐसा करिए आप। ठीक, तो दोस्तों हमने जो पढ़ा ग्राम विकास और लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ा। आज की जो क्लास शुरू करेंगे हम, वो शुरू करेंगे स्थानीय स्वशासन के लिए। आप सभी जानते हैं लोकतंत्र का आधार स्तंभ ही किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन को। तो जैसा मैं आपको नोट कराता हुआ चलूँगा, नोट करते चलिएगा, क्योंकि यही नोट्स आपकी परीक्षा में सबसे बड़े हथियार आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो हेडिंग पड़ेगी आज की स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय का अर्थ आप सभी जानते हैं, एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही स्थानीय बोला जाता है। स्वशासन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, स्व प्लस शासन, यानी कि अपने के द्वारा शासन। तो अगर स्थानीय स्वशासन को परिभाषित किया जाए कि आखिर स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, तो इसे आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि जब जनता के द्वारा अपने लिए
शासन किया जाएगा अपने ही ऊपर, तो ऐसे शासन को हम बोलेंगे स्थानीय स्वशासन। सामान्य शब्दों में जब व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर शासन करने के लिए नीतियों को बनाया जाएगा, तब इस प्रकार के प्रक्रम को ही हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। यानी कि एक ऐसा शासन व्यवस्था जो व्यक्ति ने अपने ऊपर शासन स्थापित करने के लिए बनाया, यानी कि अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए, अपनी नीतियों को बेहतर बनाने के लिए, अपने विकास के लिए जब व्यक्ति किसी भी प्रशासन या शासन का निर्माण करेगा, तो ऐसी ही व्यवस्था कहलाएगी स्थानीय स्वशासन। तो इसको लिख सकते हैं, व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर समुचित विकास के लिए निर्धारित किया गया शासन या बनाया गया शासन, निर्धारित किया गया शासन ही कहलाता है स्थानीय स्वशासन। यानी कि जब व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर समुचित विकास के लिए कोई निर्धारित किया जाएगा शासन, तो इसी को हम कहेंगे स्थानीय स्वशासन। तो इसे नोट कर सकते हैं, इसे आप स्थानीय स्वशासन की परिभाषा के रूप में देख सकते हैं कि आखिर स्थानीय स्वशासन किसे कहा जाएगा। वैसे प्रामाणिकता की बात नहीं कर सकते हैं कि प्रामाणिक कर सकते हैं या नहीं, लेकिन स्थानीय स्वशासन को सामान्यतः अगर परिभाषित करना हो तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर अपने समुचित विकास के लिए जिस शासन का निर्माण किया जाता है वही कहलाता है स्थानीय स्वशासन। और लोकतंत्र का आधार स्तंभ ही क्या है? स्थानीय स्वशासन। क्यों? जब भारत के बारे में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम यही पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो हम जब लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करते हैं तभी हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ है वो यहाँ पर बसने वाले लोग हैं, यहाँ की जनता है, और उसी जनता के लिए जो शासन निर्मित किया जाएगा उसी को हम बोलेंगे स्थानीय स्वशासन। लेकिन भारत के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन दो प्रारूपों में है। यानी कि अगर प्रकार की बात की जाए कि भारत में स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका उत्तर होगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से दो प्रकार हैं हम उन्हीं को देखेंगे और उनके बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा। क्योंकि स्थानीय स्वशासन आपके ग्रामीण परिवेश का सबसे महत्वपूर्ण, वैल्यूएबल और नंबर देने वाला टॉपिक है। इसलिए जानकारी अगर प्राप्त करनी है, नंबर अगर प्राप्त करना है, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ आपको देखना पड़ेगा यह वीडियो अंत तक। क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो स्थानीय स्वशासन का प्रारूप समझ में नहीं आने वाला। अब अगर स्थानीय स्वशासन के प्रकार की बात की जाए तो स्थानीय स्वशासन को बांटा गया है दो प्रकार में। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज का ही वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? दो भागों में। एक ग्रामीण समाज है और एक नगरीय समाज है। तो हमें स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत कितने क्षेत्रों में पड़ेगी? दो क्षेत्रों में। शहरों में भी हमें स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ ही साथ हमें गांव में भी स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए स्थानीय स्वशासन के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? दो प्रकार बताए गए हैं। पहला ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पहला है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और दूसरा है नगरीय स्थानीय स्वशासन। इसका अर्थ समझिए कि यह वर्गीकरण प्रस्तुत क्यों किया गया। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात क्यों की गई? तो इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है, भारत की आत्मा भारत के गांवों को कहा जाता है और गांव से ही
विकसित होकर नगरों का निर्माण होता है और यही नगर विकसित होके भारत को एक शक्ति, एक मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे भारत भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और विश्व में विकसित देशों की श्रेणी में आने का ताकत रखता है, क्षमता रखता है। तो इसीलिए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात की जाती है। यानी कि अगर हमें गांव का समुचित विकास करना है तो हम गांव के स्थानीय स्वशासन पर बल देंगे, अगर हमें शहरों का समुचित विकास करना है तो हम नगरीय स्थानीय स्वशासन पर बल देंगे। इन दोनों के लिए हमारे संविधान में विशेष उपबंध किया गया है। आप सभी जानते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दे दिया गया और उपबंध किया गया भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 40 का। भाग 4 में अनुच्छेद 40 में निहित किया गया बात ग्राम पंचायतों के गठन का, यानी कि राज्य अगर उचित समझे तो अपने क्षेत्र में, अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र में पंचायतों का गठन कर सकता है और इसे रखा गया भाग 4 के अनुच्छेद 40 में। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 में प्रबंध किया गया अनुच्छेद 243 और 243 से लेके अनुच्छेद 243 ओ तक के प्रावधानों का। और कुल प्रावधान कितने हैं अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक? तो कुल अनुच्छेदों की संख्या है 16 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद हैं। और इसी के साथ ही साथ भारतीय संविधान में एक सूची जोड़ी गई जिसे आप कहते हैं 11वीं अनुसूची। ये सभी किससे संबंधित थे बेटा? ये सब संबंधित हैं हमारे गांव के क्षेत्र में काम करने वाले स्थानीय स्वशासन के प्रारूपों में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में बात किया गया है पंचायतों के गठन का। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक बात किया गया है भारत के ग्राम पंचायतों में किस तरह से प्रशासन की नींव पड़ेगी और कौन कौन से तत्व मिलकर ग्राम पंचायतों का निर्माण करेंगे, उसके लिए वित्त कौन मुहैया कराएगा। वित्त आयोग के गठन की भी बात की गई है 243 से लेकर 243 ओ तक। आप एक अनुच्छेद पढ़ेंगे अनुच्छेद 243 आई और एक अनुच्छेद पढ़ेंगे अनुच्छेद 243 वाई। इन दोनों के आधार पर ही राज्य में वित्त आयोग के गठन की बात की गई है, जिसमें राज्य गांव और शहरों दोनों के विकास के लिए एक मद उपलब्ध कराएगा, एक वित्त उपलब्ध कराएगा, पैसे उपलब्ध कराएगा, जिससे दोनों का समुचित विकास हो सके। 243 आई में गांव के लिए वित्त का निर्माण किया जाएगा और वाई में नगरों के लिए यानी शहरों के लिए वित्त का निर्माण किया जाएगा। तो यही प्रारूप रखा गया। 11वीं अनुसूची में बताया गया कि 243 से लेकर 243 ओ तक हम ग्राम पंचायतों के पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल देंगे और गांवों का समुचित विकास करेंगे। और अनुसूची 11 में कुल 29 विषयों को रखा गया जो आपको ग्रामीण विकास के लिए प्रोत्साहित करने में मददगार साबित होंगे। जिन 29 विषयों को रखा गया है अनुसूची 11 में, वह सभी पंचायती राज व्यवस्था के विकास के उपक्रम हैं जिसके द्वारा एक गांव का विकास किया जा सकता है। अगर हम नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करें बेटा, तो नगरीय स्थानीय स्वशासन को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया, जो लागू हुआ 1994 से। और इसी के उपक्रम के माध्यम से भारत में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 के का को जोड़ा गया, यानी भाग 9 का ए जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक के अनुच्छेदों का प्रबंध किया गया। और इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 18 अनुच्छेद। और इसके साथ ही साथ 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में नगर निगम और नगर पालिका की व्यवस्था के लिए कुल 18 विषयों का प्रावधान किया गया। तो अब यह है आपका प्रावधान स्थानीय स्वशासन का, जो भारत में
वर्तमान रूप में परिलक्षित होता है। वर्तमान में भारत में जो स्थानीय स्वशासन चल रहा है वह इन्हीं दो प्रारूपों में चल रहा है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए जो बात की गई वह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 का प्रबंध किया गया। साथ ही साथ संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें ग्रामीण विकास से संबंधित 29 विषयों को संलिखित किया गया। हम ये 16 अनुच्छेद भी पढ़ेंगे और ये 29 विषय भी पढ़ेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हम ये पढ़ेंगे अपने अगली वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे इस बात के लिए उसमें कि कौन कौन से विषय या कौन कौन से स्तर का प्रशासन किन किन राज्यों में उपलब्ध है। और साथ ही साथ 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में ही प्रबंध किया गया भाग 9 के का जिसमें बात किया गया अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक कुल 18 अनुच्छेदों की बात की गई। और इसके साथ ही संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगर निगम या नगरों के विकास के लिए कुल 18 विषयों को उसके अंतर्गत रखा गया। तो ये है दोस्तों हमारे स्थानीय स्वशासन का प्रारूप, जिसके माध्यम से हम डिस्कस करते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो ये दो प्रकार हैं भारत में स्थानीय स्वशासन का, एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और दूसरा है नगरीय स्थानीय स्वशासन। ये दो प्रारूप हो गए बेटा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास क्या है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 19 जून को आपका पेपर है, तो क्लासेस थोड़ी लंबी जरूर चलेंगी। लेकिन अगर वीडियो पूरा देखेंगे बेटा तो मैंने जो दावा किया है कि आपको 25 में 25 दिलाऊंगा, ग्रामीण परिवेश का एक भी प्रश्न आप मिस नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। और जो विश्वसनीयता आप दिखा रहे हैं इसका बहुत बहुत आभार भी है, क्योंकि आप लोग लगातार मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो में कोई भी टॉपिक आपको ना समझ में आए, कोई बात ना समझ में आए, आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ये बात मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी डाउट्स को दूर कर सकूं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद हम शुरू करेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन की बात के लिए। बेटा कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है जब तक कि इंसान का मनोबल बड़ा होता है। यानी कि आप बड़े से बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं, बस ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत है सशक्त मनोबल की, जिसके आधार पर आप अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेखपाल भर्ती परीक्षा 7 वर्षों के बाद आई है, तो जी जान लगा दीजिए इस भर्ती के लिए कंपीट करने में, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी रहे ना रहे आप लेखपाल जरूर बन जाएं, मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी। तो मिटा दें बेटा इसको और उसके बाद आप अगली हेडिंग डालिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास। और जैसे मैं नोट कराता चलूँगा वैसे नोट करते चलिएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर मिस हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा भी पॉइंट गलत हुआ तो एग्ज़ाम का 2-4 प्रश्न तो ऐसे ही चला जाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको बस इतना करना है कि आपको बढ़िया से नोट्स बनाना है और लगातार नोट्स का रिवीजन करते रहना है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है। तो हेडिंग डाल लीजिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास। भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास। तो कहां से शुरू होता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्रम, या कहां से प्रारंभ होता है भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारूप? हम इस टॉपिक पे यही चर्चा करने वाले हैं। और मैं जैसा लिखूंगा आप सब वैसे ही लिखते चलेंगे, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट तरीके में आपको भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास बताने वाला हूं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सामान्यतः बेटा आपको पता है कि 2 प्रमुख युद्धों ने भारत में अंग्रेजी शक्तियों की नींव डाली और अंग्रेजों को सशक्त बनाया भारत में। एक युद्ध हुआ 23 जून को 1757 में, जिसे आप जानते हैं प्लासी के युद्ध के नाम से, और दूसरा युद्ध लड़ा गया 20 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध के रूप में। और आप सभी जानते हैं जो बक्सर का युद्ध हुआ वह किनके बीच हुआ? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रिगुटों के बीच में। त्रिगुट मतलब बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह। ये त्रिगुट एक साथ थे और इनके विरोध में कौन था बेटा? इनके विरोध में था ईस्ट इंडिया कंपनी।
यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में सिर्फ व्यापार करने की दृष्टि से आई थी, लेकिन भारत की अव्यवस्था देखते हुए उसने शासन और सत्ता में भी अपनी सक्रियता दिखाई और भारत पर 200 वर्षों तक राज किया इन्हीं अंग्रेजों ने। तो जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया, मैं डेट भी लिख दे रहा हूँ, इसको मैं तब भी पढ़ाऊंगा जब मैं आपके लिए भूमि सुधार व्यवस्था ले आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर यह आपको और भी पढ़ना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से राजस्व बोर्डों के गठन की बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा परिप्रेक्ष्य है वह स्थानीय स्वशासन को लेकर है, तो एक नज़र देखते चलेंगे। त्रिगुटों में बंगाल के नवाब शामिल थे। बंगाल से मीर कासिम नेतृत्व कर रहा था। अवध से शुजा-उद-दौला, जिसे शुजा-उद-दौला के नाम से जानते हैं, और मुगल बादशाह उस समय था शाह आलम द्वितीय। इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति या कह लीजिए लेफ्टिनेंट हेक्टर मुनरो के खिलाफ अभियान किया, लेकिन इस अभियान का जो परिणाम गया वह गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में, और बक्सर युद्ध का समापन 2 प्रमुख संधियों के माध्यम से हुआ, जिसे आप कहते हैं इलाहाबाद की संधि। याद आ गया होगा आपको कि इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। इन 2 संधियों ने ही भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए पहला कदम उठाया। कैसे? उस समय भारत में शक्ति के केंद्र 3 क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन तीनों क्षेत्रों पे इन्हीं शासकों का शासन चल रहा था। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हार जाएगा भारत, तो उसी के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों का अधिकारिता छिनकर चला जाएगा किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व यानी कि लगान वसूलना शुरू करती है। लेकिन वह एक प्रावधान करती है इसमें कि शाह आलम द्वितीय यानी कि जो मुग़ल बादशाह है, मुग़ल बादशाह को वह 20 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में देगी, और मुग़ल बादशाह कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से चाहेगी राजस्व का वसूल इन क्षेत्रों से करेगी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप मुग़ल बादशाह के द्वारा नहीं किया जाएगा। उसके बाद 1765 में जो संधि की गई उसमें शुजा-उद-दौला को सख्त निर्देश दे दिया गया कि वह किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप निजामत की व्यवस्था में नहीं करेगा। निजामत में यानी निजामत की व्यवस्था क्या है? अब आपके लिए ये भी एक सवाल होगा। तो उस समय निजामत की व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब हुआ कि पुलिस व्यवस्था का प्रारूप सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी तय करेगी। वो जहां चाहेगी अपने सैनिकों को रखेगी और जिन क्षेत्रों में नहीं चाहेगी वहां पर अपने सैनिकों को नहीं भेजेगी। तो इन दोनों व्यवस्थाओं के माध्यम से, इन दोनों संधियों के बाद ही भारत में जन्म होता है स्थानीय स्वशासन का, क्योंकि सबसे पहले राजस्व वसूलना भी कब प्रारंभ किया गया? 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद। और इसी के बाद जो प्रारूप देखने को मिलता है वह स्थानीय स्वशासन का एक विस्तृत प्रारूप हमें देखने के लिए मिलता है, तो हम उसे ही देखेंगे। 1765 से लेकर वर्ष 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने जमकर शोषण किया भारतीयों का। मनमाने तरीके से लोगों से लगान वसूले, उनके भूमि के लिए कर वसूले और उनका शोषण भी किया। यहाँ तक कि रिपोर्ट भी ये बताती है उस समय की कि आधी जनसंख्या मर गई, लेकिन उसके बाद भी राजस्व का जो वसूली हुआ वह 100% होता रहा। यानी कि एक तरफ लोग मर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो राजस्व वसूला गया भारतीयों से वह 100% वसूला गया। किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई, ना अकाल पड़ने पर, ना अनिश्चितकालीन वर्षा से, लगातार मूसलाधार वर्षा से भी उनको करों में कोई छूट नहीं दी गई। उनसे जबरन कर वसूला गया। और इसी कर के लिए हम कई प्रारूप देखते हैं। 1772 से जो प्रारंभ होता है, सबसे पहले आप जमींदारी व्यवस्था के रूप में देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के रूप में जब 1793 में सबसे पहले राजस्व की पहली इकाई अस्थाई बंदोबस्त के रूप में जमींदारी प्रथा का प्रचलन देखने के लिए प्राप्त होता है। वहाँ पर नीलामी के माध्यम से जमींदारों का चयन किया जाता था भूमि के लिए,
और भूमि का जो राजस्व आता था वही वसूला जाता था जमींदारों से, उसके लिए करों का प्रावधान भी कर दिया गया। तो ये सारे प्रारूप हम भूमि सुधार में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए कि सबसे पहले जमींदारी प्रथा लागू किया अंग्रेजों ने और उसके बाद रैयतवाड़ी, फिर महालवाड़ी। ये सभी प्रक्रियाएं हम भूमि सुधार में पढ़ेंगे, लेकिन भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव बक्सर के युद्ध के बाद ही पड़ती है। और इसी के बाद हम भारत में स्थानीय स्वशासन का उद्गम देखते हैं वर्ष 1773 में, जब बंगाल का गवर्नर बनता है वारेन हेस्टिंग्स। तो वह इलाहाबाद की प्रथम संधि में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था उससे जो कर वसूलने की बात की, उस प्रक्रिया को समाप्त किया और राजस्व बोर्ड का गठन किया। और राजस्व बोर्ड के गठन के बाद ही भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे वर्ष 1772 और 1773। इसी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनेगा, बंगाल का गवर्नर बना। इसको नोट करते हुए चलिएगा बेटा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में प्रचलित राजस्व वसूली की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। राजस्व वसूली प्रक्रिया को समाप्त कर दिया और राजस्व वसूलने के लिए राजस्व बोर्ड का गठन किया, या कह सकते हैं आप एक बोर्ड बनाया, राजस्व बोर्ड, जिसका काम ही क्या था, राजस्व को वसूलना। इसको नोट कर लीजिए। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना और उसने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में प्रचलित जो राजस्व वसूली की प्रक्रिया थी उसे समाप्त किया। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 से चली आ रही थी, उसे 1773 में समाप्त कर राजस्व बोर्ड का गठन कर दिया और राजस्व बोर्ड को अधिकार दे दिया प्रांतों से कर वसूलने का। यानी कि थोड़ी सी प्रक्रिया जो हुई किसानों के लिए आसान हो गई। लेकिन ये प्रक्रिया यहीं नहीं रुकी। इसके बाद वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में एक कोड लाया गया, एक प्रक्रिया लाई गई जिसे कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया। यह राजस्व की पहली व्यवस्थित प्रक्रिया थी। अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था का मतलब होता है जमींदारी व्यवस्था का प्रावधान। यानी कि भारत में अब जमींदारी व्यवस्था आ गई, यानी कि जमींदार लोग अब गांव के क्षेत्रों पर शासन करेंगे। वहां की खेती बाड़ी का जो जिम्मा होगा वह एक जमींदार को दे दिया जाएगा और वही जमींदार किसानों से कर वसूल के जो लगान तय किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, उसका 10/11 हिस्सा अंग्रेजों को देगा और लाभांश का 1/11 हिस्सा जमींदार स्वयं रखेगा। और जो जमींदारी व्यवस्था थी वह भारत के ब्रिटिश भारत के कह सकते हैं, भारत नहीं, ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्रों पर कारगर था, जिसमें आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा आता था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में, जब आप बिहार से आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र तक जमींदारी व्यवस्था लागू की गई और यही मिलकर 19% क्षेत्र बनते हैं ब्रिटिश भारत के। और आप सभी जानते हैं वाराणसी और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वह सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। लेकिन जब अकाल पड़ता था तो सबसे ज़्यादा दयावह या भयावह स्थिति जो होती थी वह इन्हीं क्षेत्रों की होती थी। तो वर्ष 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस एक कोड लेके आता है जिसे बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड, तो कॉर्नवालिस कोड में एक प्रक्रिया का वर्णन किया जिसे बंगाल में लागू किया गया, उसे ही बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू करने वाला कौन था? तो वह था कॉर्नवालिस। और अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया में किया क्या गया बेटा? तो अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया में यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक जिले में जो राजस्व वसूली के लिए प्रमुख अधिकारी होगा उसे कहा जाएगा कलेक्टर। कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से जिले के सर्वोच्च अधिकारी जो राजस्व की वसूली करेंगे, एक नए पद का सृजन किया गया जिसे कलेक्टर बोला गया। और वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं कलेक्टर एक
प्रशासनिक सेवा यानी सिविल सेवा का पद होता था, तो क्योंकि कलेक्टर पद का सृजन जो किया गया वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, इसीलिए हम भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से अस्थायी बंदोबस्त लागू कर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिले के प्रमुख अधिकारी के रूप में कलेक्टर के पद का सृजन किया। और जब कलेक्टर का पद सृजित हो जाएगा तो कलेक्टर उस समय राजस्व वसूलने का सबसे बड़ा अधिकारी होगा। और इसके बाद जब आप आगे व्यवस्थाएं पढ़ेंगे तो न्यायालय के संदर्भ में 2 न्यायालय पढ़ेंगे, एक दीवानी और एक फौजदारी। इस प्रारूपों में भी दीवानी मामले का जो प्रमुख अधिकारी होता था वह भी कलेक्टर ही होता था, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि कलेक्टर पद का सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा वर्ष 1793 में कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से किया गया, इसीलिए हम सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जानते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आप यहाँ लिख लीजिए, इसे मेंशन कर लीजिए। कई बार एग्ज़ामों में पूछा भी जाता है कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो सिविल सेवा का जनक भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, जिन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू कर बंगाल में सबसे पहले कलेक्टर के पद का सृजन किया। और कलेक्टर प्रांतों से कर वसूलने का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। वर्तमान समय में कलेक्टर सिविल सेवा का पद होता है, तो इसीलिए सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो भारत में सिविल सेवा का जनक आपने देखा 1793 में ही कौन बन गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद अगले वर्ष यानी वर्ष 1882 में अगला जो स्थानीय स्वशासन के लिए कदम उठाया गया वह वर्ष 1882 में उठाया जाएगा। बेटा साथ में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला जो कदम उठाया गया 1793 के बाद वह उठाया गया 1882 में। और वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव लाया सबके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, सरकार के सामने एक मसौदा रखा। जो उस समय भारत का संचालन कर रहे थे उनके सामने एक मसौदा रखा कि अगर भारत के गांवों का विकास करना है, भारत के शहरों का विकास करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब स्थानीय स्वशासन का आया ही नहीं भारत में तो शहर कहाँ से आ गए? बेटा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वर्ष 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो शहरों का समुचित विकास हो सके, गांवों का समुचित विकास हो सके, इस उद्देश्य से वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए यानी स्थानीय स्वशासन को विद्यमान करने के लिए या कह लीजिए स्थानीय स्वशासन को बनाने के लिए स्थानीय समितियों के गठन की बात की, एक स्थानीय बोर्डों के गठन की बात की। स्थानीय बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा। लॉर्ड रिपन ने क्या किया बेटा? 1793 में कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से राजस्व वसूलने का सारा अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया। लेकिन वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने बताया कि अगर गांवों का और शहरों का समुचित विकास करना है हमें, तो हमें वहां पर स्थानीय स्वशासन को सक्रिय करना पड़ेगा। और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से अगर गांवों और शहरों का विकास करना है तो दोनों जगहों के लिए एक स्थानीय बोर्ड का गठन कर दीजिए। तो क्योंकि सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन शब्द का प्रयोग और स्थानीय स्वशासन के लिए स्थानीय बोर्डों के गठन की बात लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई, इसीलिए भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। यह पॉइंट भी मेंशन कर लीजिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया लॉर्ड रिपन को। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव लाया जिसके द्वारा गांव और शहरों की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए स्थानीय बोर्डों के गठन की बात की गई थी। और क्योंकि स्थानीय स्वशासन को सक्रिय बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए स्थानीय बोर्डों के गठन की बात लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई, इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड रिपन को कहा गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद 1882 के बाद जो अगला कदम उठाया गया वह वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा उठाया गया। वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, जिसे आप
मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया उसे आप एक अन्य नाम से भी जानते हैं, मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। और मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से ही प्रांतों में व्यवस्था कर दिया गया द्वैध शासन का, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। और द्वैध शासन में स्थानीय स्वशासन की प्रमुखता जो रखी गई वह रखी गई हस्तांतरित विषय के अंतर्गत। दो विषयों का प्रावधान द्वैध शासन के अंतर्गत किया गया था। जो द्वैध शासन प्रांतों में लाया गया, यानी दोहरी सरकार का शासन की व्यवस्था जो वर्ष 1919 में मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा लाया गया, उसमें दो विषयों का प्रावधान किया गया, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों में विषयों की संख्या थी 114 और आरक्षित विषयों में विषयों की संख्या थी 66। कुल 180 विषयों का प्रावधान किया गया हस्तांतरित और आरक्षित के माध्यम से, ताकि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जा सके और प्रांतों का संचालन दोहरी सरकार के द्वारा किया जा सके। हस्तांतरित विषय के माध्यम से प्रांतों में स्थानीय स्वशासन को सक्रिय कर दिया गया। लेकिन जब प्रांतीय सरकारों के गठन की बात आएगी तो 1882 के बाद 1892 में ही प्रांतीय सरकारों का गठन कर दिया गया था। इनके प्रस्ताव के बाद जब वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा सबके समक्ष, तो 1892 में ही प्रांतीय सरकारों का निर्माण हो गया। और प्रांतों में द्वैध शासन को लागू करने के लिए वर्ष 1919 में मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया। और इसी के बाद भारत के प्रांतों में शासन के लिए द्वैध शासन को सक्रिय कर दिया गया। ये तो हो गया बेटा 1919 तक का प्रावधान। 1919 से लेकर 1947 तक का जो प्रावधान है वह भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत निहित किया गया और भारत के विकास पर बल दिया गया। लेकिन आप सभी जानते हैं जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो सभी ने भारत को मिलकर लूटना चाहा कि कितना अधिक से अधिक धन हम भारत से लूटकर अपने देश ले जाकर अपने देश का विकास कर सकें। तो इसलिए 1947 के बाद जब प्रथम आम चुनाव हुआ तो उसके बाद भारत के सर्वांगीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किया गया। और पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप में ही कहीं ना कहीं गांव का विकास निहित था, यानी कि गांव का विकास करना था तो हमें पंचवर्षीय योजनाओं पर ध्यान देना भी जरूरी था। पूरी तरह से शोषण करके अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया 200 वर्षों में। एक ऐसा सशक्त नेता आया हमारे बीच, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा, जिसने इतने शोषण के बाद भी भारत को व्यवस्थित तरीके से चलाने में अपनी क्षमता दिखाई और भारत को व्यवस्थित किया ताकि भारत की जनसंख्या किसी न किसी तरीके से अपनी जीविका को बचा सके। और इसी उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया गया और सबसे पहली योजना के रूप में सामुदायिक विकास योजना को लाया गया। सामुदायिक विकास योजना को आप CDP भी कहते हैं। तो सामुदायिक विकास योजना प्रथम आम चुनाव के बाद लाई गई। वर्ष था 1952, यानी कि 1919 के बाद भारतीय स्वतंत्रता में 1952 में पहली बार स्थानीय स्वशासन को बेहतर करने के लिए सामुदायिक विकास योजना चलाया गया। और इसके साथ ही साथ एक और योजना अगले वर्ष चलाई गई जिसे आप कहते हैं राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, और ये चलाया गया वर्ष 1953 में। लेकिन ये दोनों योजनाएं असफल साबित हुई पहले ही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। कारण क्या था? भारत पूरी तरह से शोषित था, इतना शोषण हो चुका था कि बैलेंस बनाना संभव नहीं था। और गांवों और शहरों के विकास के लिए जो मद भी आए वो समुचित तरीके से भारत के गांवों तक नहीं पहुंच पाए, नगरों तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से ये दोनों विकास कार्यक्रम धराशायी हो गए। तो भारतीय संसद ने एक कमेटी गठित की वर्ष 1957 में, ताकि वह इन दोनों योजनाओं का असफलता का कारण जान सके कि आखिर किस कारण से सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम असफल साबित हुए। और वर्ष 1957 में गठित हुआ एक समिति जिसे आप कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष ही थे बलवंत राय मेहता।
और इन्होंने ही भारत के गाँव के विकास के लिए सबसे पहले प्रमुख बातों को जोड़ दिया। भारत के गाँव में घूमे, उसकी स्थितियों को जांचा और वर्ष 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। याद रखिएगा, 1957 में गठित हुआ बलवंत राय मेहता समिति का, और इसकी रिपोर्ट कब आई? वर्ष 1958 में। बलवंत राय मेहता समिति ने गाँव की हालत देख के अपने सुझाव प्रस्तुत किए और बताया कि भारत में आवश्यकता है एक त्रिस्तरीय पंचायती राज की। यानी कि अगर आप गाँव का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो आपको त्रिस्तरीय पंचायत का गठन करना पड़ेगा। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की एक पद्धति भी बनाई कि अगर आपको गाँव का विकास करना है तो गाँव के स्तर पर आपको गठन करना होगा ग्राम के लिए आपको गठन करना होगा ग्राम पंचायत का। उसके बाद एक ब्लॉक का भी गठन करना होगा, जिसे आप विकास खंड भी कहते हैं। आप ब्लॉक स्तर पर गठित करिए एक ब्लॉक पंचायत का या क्षेत्र पंचायत का, और इसके साथ ही साथ आप जिला स्तर पर गठित करिए एक जिला पंचायत का। इन सभी के गठन की बात की गई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। यानी अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की बात की जाए तो इसके 3 स्तर थे। पहले स्तर गांव, दूसरा स्तर ब्लॉक और तीसरा स्तर जिला। इन्होंने कहा कि गांव के लिए आपको ग्राम पंचायत का गठन करना होगा। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा? ग्राम प्रधान या गांव का मुखिया, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और ग्राम प्रधान का कार्य क्या होता है कि वह सरकार की योजनाओं को अपने गांव में लागू कर सके और गांव का विकास कर सके। तो गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचवाने का कार्य किसका है? ग्राम प्रधान का। सरकारी योजनाओं के माध्यम से अपने गांव का विकास करने का सारा दायित्व होता है ग्राम प्रधान का। ग्राम प्रधान को ये मद मुहैया किसके द्वारा, किसकी सहायता से कराया जाएगा? तो ब्लॉकों के द्वारा कराया जाएगा। और इसीलिए ब्लॉक पंचायत का गठन किया गया और ब्लॉक पंचायत का प्रमुख किसे बताया गया? ब्लॉक प्रमुख को। ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसमें सामान्य जनता कोई भागीदारी नहीं दिखाती। ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव बीडीसी सदस्यों के माध्यम से होता है, यानी कि जिनको ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भी कहा जाता है, जिनका कार्य ही क्या है? विकास खंडों का निर्माण करना और गाँव का विकास करना। गांव के विकास के लिए जो पैसा आता है, जो मद आता है, वह ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख के खाते में आता है। और यही ब्लॉक प्रमुख पैसे मुहैया कराता है ग्राम प्रधान को, ताकि वह सरकारी योजनाओं के माध्यम से गांव का विकास कर सके। लेकिन ब्लॉक प्रमुख के खाते में जो पैसा आया, क्या उसने ग्राम प्रधान को दिया? इसकी निगरानी यानी सर्वेक्षक के रूप में या पर्यवेक्षक के रूप में जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया गया। और जिला पंचायत का प्रमुख जिला प्रमुख को बोला गया, जिसे आप जिला अध्यक्ष भी कहते हैं। जिला अध्यक्ष का काम ही सिर्फ क्या है? जो सरकारी योजनाएं आई हैं और जिसका मद ब्लॉक प्रमुख के खाते में आया है, उसकी निगरानी करना और उसे सही प्रारूपों में लागू करवाना। तो इसी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, और इन्होंने बल दिया कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जा सके। तो वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1958 में प्रस्तुत किया और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की। अब यहाँ से कुछ प्रमुख प्रश्न भी पूछे जाते हैं बेटा, बस वो प्रश्न देख लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रायोगिक तौर पर पहले सरकार ये देखना चाहती थी कि जो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, क्या वह ज़मीनी स्तर पर सफल हो पाएगी। कोई भी सुझाव आता है तो पहले उसे एक छोटे क्षेत्र पर लागू किया जाता है कि क्या इसका परिणाम बेहतर है। अगर परिणाम बेहतर होगा तो उसे पूरे समाज पर लागू कर दिया जाएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट वर्ष 1958 में आई, उस रिपोर्ट के लिए प्रयोग के रूप में सबसे पहले प्रयोग के रूप में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई, ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है और 2017 में 2019 में यूपी टेट में विवादित प्रश्न था ये।
आंध्र प्रदेश ऑप्शन में था, आयोग ने आंध्र प्रदेश को सत्य माना, लेकिन बाकी लोगों ने गलत माना। लोग कई प्रमाण देने लगे पंजाब और राजस्थान के नागौर क्षेत्र का, लेकिन प्रश्नों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट ने इस बात के लिए फटकार भी लगाई थी। प्रश्न यही था कि सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रायोगिक रूप में कहाँ लागू किया गया। तो प्रायोगिक रूप में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में ही लागू किया गया सबसे पहले प्रयोग के रूप में, कि ये देखा जा सके कि भारत में क्या पंचायती राज व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर सकती है। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारूप देखने के लिए ही प्रयोग के रूप में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। पूरे वर्ष तक ये समीकरण देखा गया और ये एकदम सफल साबित हुआ ये योजना, और इसीलिए आधिकारिक रूप से सबसे पहले आधिकारिक रूप में सबसे पहले 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसे लागू कर दिया गया। जब आपसे पूछा जाए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन हुआ, तो आप कहेंगे राजस्थान का नागौर जिला, जहां पर सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को आधिकारिक रूप में लागू किया गया। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखेंगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले प्रयोग के रूप में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। जब ये योजना सफल साबित हुई तो आधिकारिक रूप से सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में। वर्ष कब बेटा? 2 अक्टूबर 1959 में। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहली समिति गठित की गई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को बेहतर बनाने के लिए, जिसने अपनी रिपोर्ट 58 में प्रस्तुत की और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया। लेकिन 20 वर्षों के पश्चात वर्ष 1977 में, क्योंकि जो रिपोर्ट आया था और ये प्रावधान लागू होने के बाद गाँव का समुचित विकास नहीं दिखाई दिया, यानी कि जिस आधार से मद खर्च किए गए उस मद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लगातार पैसे बढ़ते रहे गाँव को विकास के लिए, लेकिन गाँव का विकास एक समय में ठप्प हो गया, गाँव का विकास ही रुक गया। तो सरकार ने फिर से एक समिति का गठन किया वर्ष 1977 में, और उससे पूछा कि आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से भारत में गाँव का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। तो वर्ष 1977 में गठित किया गया एक कमेटी, जिसे आप कहते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने 1 वर्ष तक कार्य किया और वर्ष 1978 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इनका रिपोर्ट कब आया? वर्ष 1978 में। और इस रिपोर्ट में इन्होंने सुझाव क्या दिया? इन्होंने कहा कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जब तक विद्यमान रहेगी तब तक भारत के गांवों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरत है भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का। यानी कि इन्होंने किस स्तर के गठन की बात की? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की। इन्होंने कहा कि भारत में अगर गाँवों का सर्वांगीण विकास करना है तो हमें 2 स्तरों पे काम करना होगा। एक तो मंडल पंचायत का, जो कि मंडल के स्तर पर कार्य करेगी, और दूसरा जिला पंचायत का, जो कि जिला स्तर पर कार्य करेगी। लेकिन आप सभी जानते हैं 3 स्तर के आधार पर 2 स्तरों के प्रावधान कितने कठिन हो जाएंगे। जनसंख्या बढ़ जाएगी और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए हम कोई भी प्रारूप नहीं तय कर पाए अशोक मेहता समिति पर। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की, मंडल पंचायत और जिला पंचायत, लेकिन इन्होंने गाँव के मामले में न्याय के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की, और उसमें SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के प्रावधानों की बात की, जिसकी वजह से अशोक मेहता समिति को अस्वीकार कर दिया गया। और वर्ष 1985 में एक नई समिति का गठन किया गया, जिसे आप कहते हैं GVK
राव समिति। GVK राव समिति का गठन वर्ष 1985 में हुआ और GVK राव समिति ने अपनी रिपोर्ट भी वर्ष 1985 में प्रस्तुत किया और बोला कि भारत में ना तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ज़रूरत है और ना ही द्विस्तरीय, भारत में ज़रूरत है 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। और 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में इन्होंने कौन सा प्रारूप दिया? इन्होंने कहा कि हमें अगर गाँव का विकास करना है तो गांव के स्तर पर हमें एक चाहिए ग्राम पंचायत, फिर हमें चाहिए जिला जो गांव की बागडोर संभाल सके, तो जिला स्तर पर हमें चाहिए एक जिला पंचायत। उसके बाद इन्होंने बात की कि हमें मंडल के द्वारा जिलों पर नियंत्रण चाहिए, तो हमारे पास होना चाहिए एक मंडल पंचायत, और मंडल पंचायत के ऊपर निगरानी के लिए होना चाहिए एक राजस्व विकास परिषद। और राजस्व विकास परिषद, ये कुल 4 स्तरीय प्रशासन की बात की पंचायती राज व्यवस्था की GVK राव समिति ने, लेकिन इसे भी मान्यता नहीं दी गई और वर्ष 1986 में एक नई समिति का गठन किया गया जिसे आप कहते हैं LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति मतलब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इस समिति ने अपना ब्यौरा जो प्रस्तुत किया वर्ष 1986 में, उसमें इसने कहा कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया, वास्तव में भारत के गांवों का विकास त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सिर्फ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर देने से गाँव का विकास नहीं होगा। गाँव का विकास तब होगा जब गाँव का एक व्यक्ति अपने गाँव के विकास के लिए सरकार से लड़ सके, कोर्ट जा सके और अपने गांव का विकास करवा सके, अगर बाकी के कड़ी उसके साथ पक्षपात करते हैं। और इसी सुझाव के आधार पर, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के आधार पर, भारतीय संविधान में किया गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। और भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के लिए 2 अनुसूचियों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। इसके साथ ही साथ भाग 9 में अनुच्छेद 243 के बाद कुल 15 और अतिरिक्त अनुच्छेद जोड़े गए, 243A से लेकर 243O तक। और भाग 9 के का में नगर निगम की स्थापना की बात की गई, नगर पालिका की व्यवस्था की बात की गई, और अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक कुल 18 अनुच्छेदों की बात की गई। तो ये पूरा प्रारूप था भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास का। आपने शुरू कहाँ से किया? वर्ष 1772 और 73 से, और अंत कहाँ पर हुआ? वर्ष 1986 में। इसके बाद एक समिति आई थी, PK थुंगन समिति, जिसने अपनी अनुशंसा पर फिर इसी बात पर जोर दिया कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही गांव के सर्वांगीण विकास और समुचित विकास के लिए उत्तरदायी कारक है, इसलिए हमें गांव का सर्वांगीण विकास करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा। तो बेटा, आज के वीडियो में जो हमने देखा एक बार रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद समाप्त करते हैं ये सेशन, क्योंकि ज़रूरी टॉपिक है और एक भी कड़ी छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए एक बार इसका पूरा रिकैप ही आप देख लीजिए ताकि आसानी से चीज़ें रिलेट कर सकें। तो सबसे पहले हमने बात किया वर्ष 1772 और 73 का, जिसमें हमने देखा वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर, और बंगाल का गवर्नर बनने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने 1765 से चले आ रहे राजस्व वसूली की पद्धति को समाप्त कर राज्यों में लागू कर दिया गया। एक नया बोर्ड बनाया जिसे कहा गया राजस्व बोर्ड। राजस्व बोर्ड का गठन कर दिया गया 1773 में, किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इसके बाद वर्ष 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया लागू कर दी गई। अगर आप मुझसे डेट भी पूछें तो मैं बता सकता हूँ, 24 मार्च 1793 को अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया लागू की गई बंगाल में, और इसी के माध्यम से राजस्व वसूली के कार्य के लिए एक नया पद जिले में संग्रहित किया गया जिसे आपने कलेक्टर का नाम दिया, और यही कलेक्टर राजस्व संग्रहण का केंद्र हुआ करता था, प्रमुख हुआ करता था, और इसी से भारत में सिविल सेवा का जन्म हुआ, और इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपने कॉर्नवालिस कोड के आधार पर भारत में सिविल सेवा का जनक कहा। इसके बाद
अगला प्रारूप वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन के गठन की बात की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव लाया जिसमें उन्होंने बताया कि गांव और शहरों के उचित विकास के लिए हमें स्थानीय बोर्डों की आवश्यकता है, स्थानीय बोर्डों के गठन का प्रावधान करना चाहिए। तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के लिए स्थानीय बोर्डों के गठन की बात लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया और इसीलिए आप लॉर्ड रिपन को कहते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। इसके बाद वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया जिसे आप कहते हैं मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। इस सुधार के माध्यम से भारत के प्रांतों में द्वैध शासन को सक्रिय कर दिया गया और द्वैध शासन में जो प्रांतों का शासन था वह हस्तांतरित विषय की श्रेणी में रख दिया गया, जिससे कि भारत में गांव का जो शासन है वह सरल और सहज तरीके से किया जा सके। 1919 के बाद 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहा और 47 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1951-52 में प्रथम आम चुनावों के बाद भारत ने बल दिया गांव के सर्वांगीण विकास के लिए और पंचवर्षीय योजनाओं का संग्रहण शुरू किया। पंचवर्षीय योजनाएं ले आए, लेकिन 1952 में चलाए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार विकास कार्यक्रम 1953 के असफल होने के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1957 में गठित किया बलवंत राय मेहता समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1958 में प्रस्तुत किया। और वर्ष 1958 में जो रिपोर्ट आया उसमें बलवंत राय मेहता समिति ने यह सुझाव दिया कि भारत में गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे अनिवार्य तत्व त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी तो हम गांवों के सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। उन्होंने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की बात की, ब्लॉक स्तर या विकासखंड स्तर पर ब्लॉक पंचायत के गठन की बात की और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन की बात की। इसके बाद वर्ष 1958 में ही प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया गया आंध्र प्रदेश में और सबसे पहले स्वतः त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य राजस्थान का नागौर जिला हुआ, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को, जिसका उद्घाटन ही किया गया प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद वर्ष 1977 में एक नई समिति बैठाई गई बलवंत राय मेहता समिति के निर्णयों पर विचार करने के लिए कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिए गए सुझाव के बाद भी गांव का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। अशोक मेहता समिति की, और अशोक मेहता समिति ने अपना सुझाव दिया कि भारत में त्रिस्तरीय नहीं बल्कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जरूरत है, जिला स्तर पर जिला पंचायत और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। लेकिन इनकी बात को कुछ कारणों की वजह से अस्वीकार कर दिया गया जो मैंने बताया है। उसके बाद वर्ष 1985 में GV.K. राव समिति लाया गया और GV.K. राव समिति ने भारत में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की, जिसके माध्यम से इन्होंने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद की गठन की बात की। लेकिन इसे भी लागू नहीं किया गया और वर्ष 1986 में गठित किया गया LM सिंघवी यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के अनुशंसा के आधार पर ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दिया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 2 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के विषयों को रखा गया है और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत के विषयों को रखा गया है। ग्राम पंचायत से संबंधित 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय रखे गए हैं और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत से संबंधित कुल 18 विषयों को रखा गया है। साथ ही साथ भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 के बाद 243A से लेकर 243O कुल 15 और 243 को मिला के 16 अनुच्छेदों को रखा गया और भाग 9 का भी जोड़ दिया गया। भाग 9 के का में अनुच्छेद 243P से लेके अनुच्छेद 243 ZG तक के उपबंधों का प्रावधान किया गया। कुल 18 अनुच्छेदों के माध्यम से नगर के एक बेहतर परिणाम की बात की गई अनुच्छेद 243P से लेके ZG तक। तो आज के वीडियो में हमने भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास देखा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों पर कौन कौन से स्तर का प्रशासन व्यवस्था चल रहा है। जैसे कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया और 24 अप्रैल को ही
लागू किया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में, इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में राज्य अपने आधार पर अलग अलग प्रावधान कर सकती है। तो अगली वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस राज्य ने अपने राज्य में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाया है, किसने त्रिस्तरीय और किसने 4 स्तरीय। क्लियर है? तो बेटा पूरे सेशन में अगर किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर बताइएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।